नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान में कल हमने आपको संघीय शासन व्यवस्था में हमारा विधायिका चल रही थी और विधायिका में हमने आपको संसद और संसद के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया था। अब हम राजनीति विज्ञान के 4th चैप्टर सेकंड इकाई का 2nd चैप्टर जो है कार्यपालिका, उस कार्यपालिका में आज हम आपको कराएंगे देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और हमने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम कानूनों का निर्माण करना होता है और कार्यपालिका का कानून बनाना होता है और कार्यपालिका का काम उन कानूनों को बखूबी लागू करना होता है, जनसामान्य के दायित्वों की रक्षा करना होता है, उनके हितों को आगे ले जाना होता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनके संचालन की जिम्मेदारी, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर होती है। दरअसल कार्यपालिका और विधायिका के आपसी संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में प्राय 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं मुख्य तौर पर मिलती हैं। एक होती है अध्यक्षीय और दूसरी होती है संसदीय। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का अध्यक्ष भी होता है और देश का अध्यक्ष भी होता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद केवल औपचारिक होता है, नाममात्र का होता है, कार्यवाहक के तौर पर होता है। वह देश का प्रधान तो होता है लेकिन शासन का प्रधान नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही शासन की वास्तविक शक्तियों की धारक होती है। यह संसदीय शासन व्यवस्था है और हम यानी कि हम भारत के लोग भारत में संसदीय शासन व्यवस्था चला रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया है और इस कारण से देश का जो राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक प्रधान तो है लेकिन शासन की वास्तविक शक्तियों का धारक नहीं है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही शक्तियों की वास्तविक धारक है। जहां तक राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति का पद गरिमा का है, राष्ट्रपति का पद सम्मान का है, राष्ट्रपति का पद प्रतिष्ठा का है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है क्योंकि वह देश का संवैधानिक अध्यक्ष है और प्रथम नागरिक होने के साथ साथ मर्यादा क्रम यानी प्रोटोकॉल में भी वो अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 जो संविधान का भाग 5 है, अनुच्छेद 52 के अनुसार देश में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिकाई शक्तियां, ध्यान देना, संघ की समस्त कार्यपालिकाई शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी कि समस्त शक्तियां जो हैं कार्यपालिकाई तौर पर एग्जीक्यूटिव पावर्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स अंडर द प्रेसिडेंट हैं, देश के राष्ट्रपति में निहित हैं, समायोजित हैं। यह एक अलग बात है कि संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण वह केवल उनका टेक केयर है, उनका यूज नहीं करता, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही वास्तविक शासन की शक्तियों की मालिक होती है और उसी के सलाह और परामर्श से राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। जहां तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है जो आज हम आज के टॉपिक में हम आपको करा रहे हैं, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए बताया गया है कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। यह निर्वाचक मंडल क्या है और कौन इसके सदस्य होंगे? मुख्य तौर पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में होंगे। यानी कि हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस निर्वाचक मंडल में होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। साथ में देश के समस्त राज्यों की विधान
सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं स्टेट्स में, उन सारी विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलए हैं, वो निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। तीसरा, 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उस 70वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ शासित क्षेत्रों यानी दिल्ली और पांडिचेरी जहां विधानसभाएं हैं, तो संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाएं, अगर संघ शासित क्षेत्रों में अगर विधानसभाएं हैं तो उनके निर्वाचित सदस्य यानी विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होंगे। तो ये वो ग्रुप है, ये वो निर्वाचक मंडल है जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोट का उपयोग करेगा। इसमें इलेक्टेड पार्लियामेंट्री मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो होंगे। सारांश तौर पर मैं आपसे कहूं तो देश के समस्त निर्वाचित सांसद और देश के समस्त निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। दरअसल राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होना जरूरी है? कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा? तो उसके लिए है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होनी चाहिए, पागल दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, लोकसभा सदस्य बनने की क्षमता रखता हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। साथ में जो निर्वाचक मंडल है उनमें से कुछ सदस्य प्रस्तावक और कुछ सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होंगे, वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ पाएगा। दरअसल राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वो एक विशेष प्रोसेस से होता है, एक विशेष प्रक्रिया से होता है। मैंने आपको बताया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, और राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनाव में जीतने के लिए, वो जीतेगा तो राष्ट्रपति का चुनाव, तो उसके लिए भी एक खास व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा हासिल करना होगा। ये न्यूनतम कोटा क्या है, कैसे ज्ञात होगा? न्यूनतम कोटा का सूत्र कहता है कि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 डाले गए कुल वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, यानी कि फॉर एग्जांपल डाले गए कुल वैध मतों की संख्या माना कि x बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या यानी 1 प्लस 1 यानी कि x/2 + 1। जितने वोट डले हैं उन कुल वोटों में 2 का भाग दे करके उसमें +1 करेंगे, यानी कि स्पष्ट बहुमत जब तक नहीं आएगा तब तक, ये न्यूनतम कोटा जब तक कोई कैंडिडेट प्राप्त नहीं करेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तब तक उसको विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। जहां तक भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात है तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। साधारणतः 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन वह स्वेच्छा से अगर पद त्याग करना चाहे तो देश के उपराष्ट्रपति के लिए वह अपना लिखित में त्याग पत्र दे सकता है। या अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राष्ट्रपति अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में सफल सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वो कदाचार का दोषी है, वह भ्रष्ट आचरण का दोषी है, तो देश की विधायिका को भी यह पावर दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति अगर अपने पद के कदाचार का दोषी है, भ्रष्टाचरण का दोषी है, तो उसे महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा पदमुक्त भी किया जा सकता है। महाअभियोग प्रस्ताव के द्वारा भी उसे पदमुक्त किया जा सकता है।
तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, मैंने आपको बताया कि निर्वाचक मंडल में सांसद होते हैं और विधायक होते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा हासिल करना जरूरी है। यहाँ यह भी बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ विधायक के मत का मूल्य भी इस चुनाव प्रक्रिया में ज्ञात किया जाता है और सांसद के मत का मूल्य भी ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य जनसंख्या के आधार पर तय होता है। जनसंख्या के आधार पर तय होता है, जनसंख्या आधार, और ये 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर चल रहा है। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था उसके हिसाब से 2026 तक राष्ट्रपति के लिए जनाधार जो होगा चुनाव का, जनसंख्या का, वो 1971 की जनगणना ही होगी। 2026 में वापस नवीनतम जनगणना अनुसार राष्ट्रपति के कुल इलेक्टोरल वोटों की गिनती ज्ञात की जाएगी। आप ये देखें कि विधायक के मत का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। विधायक के मत का मूल्य, इसके लिए जो सूत्र दिया गया है, एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करने का है। वो कैसे ज्ञात होगा कि राज्य क्षेत्र यानी जिस राज्य का विधायक है अथवा संघ क्षेत्र यानी या वो यूनियन टेरिटरी का अगर विधायक है तो राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र की कुल जनसंख्या संबंधित राज्य जिसका वह विधायक है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो संघ क्षेत्र हो, दिल्ली हो, पांडिचेरी हो, तो उसकी कुल जनसंख्या, उस स्टेट की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य क्षेत्र, संबंधित राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000। ये वो मेथड है जो एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात कराता है, यानी कि राज्य क्षेत्र अथवा संघ क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे संबंधित उसी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या भाग 1000। ऐसा करके एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक राज्य की चूंकि जनसंख्या अलग है, प्रत्येक संघीय क्षेत्र की जनसंख्या चूंकि अलग है, तो सीधी सी बात है कि विधायकों के वोट की कीमत भी भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। तो ये तो एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा सांसद के मत का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एक सांसद के मत का मूल्य कि समस्त राज्य क्षेत्रों और संघ क्षेत्रों के कुल विधायकों के मतों का मूल्य, यानी कि देश में जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स असेंबलीज और यूनियन टेरिटोरीज की जो असेंबलीज हैं उनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन सबके वोटों का कुल वैल्यू, टोटल वैल्यू, उसमें भाग दिया जाएगा संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और इस फॉर्मूले से एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल करके आएगी। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, साथ में सारे जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके जो इलेक्टेड विधायक हैं वो इस निर्वाचक मंडल में होंगे। साथ में 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो संघीय क्षेत्र है हमारी यूनियन टेरिटोरीज, फॉर एग्जांपल दिल्ली एंड पांडिचेरी, उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस निर्वाचक मंडल में होंगे। राष्ट्रपति चुनाव कौन लड़ेगा, मैंने योग्यताओं का जिक्र आपके लिए किया। साथ में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए जीतने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा हर हालत में प्राप्त करना होगा, और न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र है कि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या बटे
निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 मैंने अभी आपको सॉल्यूशन करके उसके लिए बताया था। प्रत्येक सांसद और विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होता है, जिन फॉर्मूला से वो ज्ञात किया जाता है वो मैंने आपके लिए बताया। साथ में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है साधारणतः, लेकिन अगर वह स्वेच्छा से अपना पदत्याग करना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति के लिए लिखित में अपना पदत्याग कर सकता है। मैंने यह भी बताया कि अगर वह कदाचार का दोषी है, भ्रष्टाचार का दोषी है, तो देश की संसद अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पदमुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है और देश की संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती है। हालांकि भारत के राजनीतिक इतिहास में अभी तक ऐसा एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब देश के किसी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई महाभियोग की प्रक्रिया देश की संसद में लाई गई। तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया थी। उसके बाद में हमारे राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों को 2 रूपों में हम देखेंगे, एक सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी संकटकालीन शक्तियां। ये कल के वीडियो में हम आपको कराएंगे। धन्यवाद।